हेलो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया था प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में, प्योर रोटेशनल मोशन में एंड रोलिंग मोशन में। रोलिंग मोशन में आप कहीं भी बैठ के देखे रोटेशन वाले पार्ट का एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होगा और ट्रांसलेशनल वाले पार्ट का एंगुलर मोमेंटम आपको लिखना पड़ेगा एम वी परपेंडिकुलर टू आर एंड आर परपेंडिकुलर टू वी। परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर एंड वी का या आर एंड आप मोमेंटम का कह सकते हैं, वो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है। समझ आए ये बात? चलिए आज हम नेक्स्ट चलते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो कोई बॉडी अगर फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से घूम रही होती है तो उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है साहब ET इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। प्योर रोटेशनल मोशन में होगा तो पार्टिकल का, या रोलिंग मोशन में भी है तो रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन में एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो आप लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर, मजा आ गया। और एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड रोटेशनल मोशन में होता है आई इंटू ओमेगा। तो आप इस इक्वेशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड कर दे तो काइनेटिक एनर्जी है ये बेटा, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड। तो आई स्क्वायर एंड आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो आई ओमेगा का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हो आई ओमेगा का होल स्क्वायर, मतलब एंगुलर मोमेंटम का होल स्क्वायर। तो आप यहां लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन इज इक्वल टू आई एल स्क्वायर। देखो आई ओमेगा को लिख सकते हैं एल, तो एल का होल स्क्वायर बाई 2i। सर ये तो सेम वही रिलेशन है, एकदम वही रिलेशन है जो आपने पढ़ा था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के लिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। बिल्कुल है, ये सही है, बिल्कुल आपने पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। उसी तरीके से यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है एल स्क्वायर बाई 2i। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? एल स्क्वायर बाई 2i। समझ रहे हैं ये बात? हाँ सर, बहुत अच्छे से, इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, एकदम बढ़िया। अगर मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में, यहां पे समझना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में जो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था उसको ओमेगा स्क्वायर ना लिख के आई ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा इंटू ओमेगा लिख दो और आई ओमेगा को मैं कह सकता हूं एल। तो काइनेटिक एनर्जी का एक दूसरा फॉर्मूला ये भी होगा, आई ओमेगा को कह सकता हूं मैं एल ओमेगा बाई 2, जहां पे एल है आपका एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा है आपका एंगुलर स्पीड। तो ये काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर स्पीड के बीच का रिलेशन हो गया। हालांकि ये दोनों रिलेशन सबसे ज्यादा काम आते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 2i। अब ऐसे सवाल एग्जाम में छोटे छोटे पूछ लेते हैं। आईटी मेन या नीट की बात करें तो ऐसे कई सवाल इस पे बेस्ड कंसेप्ट पे पूछे जा चुके हैं। If two object having same rotational kinetic energy, two object having same rotational kinetic energy, दो ऑब्जेक्ट का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी Ke1 और Ke2 सेम है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बट उनका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम। तो आपसे पूछा है इनके एंगुलर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एंगुलर मोमेंटम इफ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1:2 इज इक्वल टू 4:9। अब बच्चा ये सवाल पढ़ के ना कंफ्यूज इसलिए होता है, वो कहता है कि क्या है काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कहां है रिलेशन? अरे बेटा रिलेशन ये वही है जो पहले आप लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और मास के टर्म्स में पढ़े हो। लीनियर काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और मास के टर्म्स में आपने रिलेशन पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। उसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है एल स्क्वायर बाई 2i, पी स्क्वायर बाई 2m, एल स्क्वायर बाई 2i। नाम बदला है बस, यहां पे रिप्रेजेंटेशन बदला है बस, तरीका लिखने का वही है। नोमेनक्लेचर चीजें अलग हो गई है। मोमेंटम का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू रोटेशनल मास इज इक्वल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
अब उसने बोला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों पार्टिकल का सेम है, मतलब अगर ये पहले के लिए लिखे L1 का होल स्क्वायर बाई 2I1 इज इक्वल टू L2 का होल स्क्वायर बाई 2I2, ये आएगा रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी सेम था, इसलिए दोनों के काइनेटिक एनर्जी L स्क्वायर बाई 2I को, दोनों के काइनेटिक एनर्जी L स्क्वायर बाई 2I को बराबर रख दिया। यहां से 2 का कोई काम नहीं, 2 से 2 कट जाएगा दोनों तरफ। जब ये 2 से 2 कटेगा L1 का होल स्क्वायर बाई I1, L2 का होल स्क्वायर बाई I2, तो यहां से आपका एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा था, देन फाइंड रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब L1 बाई L2, देखो L2 को नीचे ले आओ, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा I1 बाई I2। I1 I2 की वैल्यू दी 4:9, ये 4:9। अब डायरेक्ट आप यहां पे आंसर लिख लेंगे, जो स्क्वायर है उधर जाके रूट बनेगा, जब उधर जाके रूट बनेगा तो L1:L2 का होल स्क्वायर आएगा, 2:3 इज द करेक्ट आंसर। तो सवाल में कोई खास कंसेप्ट नहीं है, लेकिन सवाल खास है क्योंकि बच्चा जल्दी से रिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर पाता है, जो बहुत आसान है, और वो रिलेशन जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे वर्ड अलग लिखा हुआ है, लेटर अलग है, बस बात वही है। काइनेटिक एनर्जी P स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम का स्क्वायर बटा 2 इंटू मास बटा 2 इंटू मास इज काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है बेटा, ये रहा आपका जवाब। चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सेम तुम्हें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ पढ़ते हुए कि जो कंसेप्ट हमने ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एज इट इज मोशन का, फोर्स का, मोमेंटम का था, वही यहां पे रोटेशनल मोशन के लिए होता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोलिजन के बहुत सारे सवाल आपको कराए, एक्सप्लोजन के सवाल कराए, उसी तरीके से यहां भी सवाल पूछे जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कॉन्जर्व इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क कब जीरो लगेगा? जब फोर्स जीरो हो कि जब टॉर्क जीरो हो? क्या टॉर्क जीरो होने के लिए फोर्स जीरो होना जरूरी है? नहीं। मैंने आपको टॉर्क पढ़ाते समय बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि देखो अगर फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो ही होगा, ये कहना गलत है। अगर नेट फोर्स जीरो है तो भी टॉर्क लग सकता है। कैसे? देखो, ये बॉडी हिंज किया, इधर से फोर्स लगा F, इधर से फोर्स लगा, हाँ इधर से फोर्स लगा F। नेट फोर्स बताओ क्या होगा? यहां पे नेट फोर्स होगा सर जीरो, नीचे फोर्स ऊपर फोर्स, लेकिन नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। इसको कहते हैं आप कपल, है ना, फोर्स का कपल, दो फोर्स का कपल ऐसे बना कि इसको घुमा देगा लेकिन चला नहीं पाएगा। उसी तरीके से अगर आप सोचें तो इधर से फोर्स नीचे लगा रहा था F, यहां से भी एक बार और नीचे लगा दे F, तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा 2F, लेकिन यहां पे टॉर्क हो जाएगा जीरो। ठीक है सर, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं, एक रिंग है। क्या बेटा? एक रिंग है, रिंग सेंटर से हिंज्ड है, और इस पे मैं यहां से फोर्स लगा दूं F, जो कि एग्जैक्टली हिंज्ड पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि नहीं लगाया मैंने? सर एक्सटर्नल फोर्स तो आपने लगाया, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा है, तो क्या यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? हाँ, क्योंकि जो ये फोर्स लग रहा है उसके वजह से टॉर्क जीरो होगा। सर आप मुझे समझाओ कैसे टॉर्क जीरो है? तो टॉर्क जीरो ऐसे है कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर टॉर्क देखोगे तो इस पॉइंट पे फोर्स लगा तो आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर हो गया जहां पे आपका फोर्स लगा। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा। अब ये पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर के बीच में एंगल देखोगे, ये फोर्स वेक्टर ऊपर एंड पोजीशन वेक्टर नीचे, तो 180 डिग्री का एंगल है, तो साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा आपका? जीरो, तो टॉर्क जीरो होगा। लेकिन फोर्स जीरो नहीं है, फोर्स तो बाहर से लगा है। तो मिसकंसेप्शन बच्चों में क्रिएट होता है, इसलिए कई बार कहते हैं कि सर यहां तो फोर्स लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? अरे फोर्स लग रहा तो एंगुलर मोमेंटम को, कहां रिलेशन है फोर्स और एंगुलर मोमेंटम का? रिलेशन होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। इसका रिलेशन होता है साहब टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का। क्या किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा तो उसका टॉर्क बैलेंस होगा, मतलब सॉरी उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? हाँ होगा। फोर्स के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर किसी सिस्टम पे फोर्स लग रहा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा या नहीं होगा आप डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम और फोर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। रिलेशन होता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच। अगर आप कहते हैं कि सिस्टम पे टॉर्क लगा तो एंगुलर मोमेंटम को चेंज कर देगा, ठीक उसी तरीके से जैसे सिस्टम पे फोर्स लगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज कर देगा, फोर्स लगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज कर देगा, उसी तरीके से टॉर्क लगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज कर देगा। अच्छा, टॉर्क लगा तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स लगा तो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है सर। अच्छा, टॉर्क लगा तो व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम? टॉर्क लगा देन व्हाट अबाउट लीनियर मोमेंटम? कैन नॉट से। नहीं आ सर समझ। अरे रामलाल, अगर टॉर्क लगाया तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में कह दूंगा, लेकिन लीनियर मोमेंटम की गारंटी नहीं दे सकता।
लीनियर मोमेंटम चेंज होगा या नहीं चेंज होगा वो फोर्स बताएगा, और एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा वो टॉर्क बताएगा। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सर सारा तो समझा दिया आपने। देखो यहां पे एक्सटर्नल फोर्स, इस सिस्टम का एग्जांपल देखो, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू एफ, टॉर्क इज इक्वल टू 0, हेंस एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। देखो इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व्ड। जो थ्योरम है वो समझना आसान है, लेकिन थ्योरम में से यहां पे गलती हो सकता है, कंसेप्चुअल डिस्कशन मुश्किल होता है, जो मैंने अभी किया। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है डीएल बाई डी टी। इफ टॉर्क 0 देन डीएल बाई डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो किसी टाइम पे किसी सिस्टम का जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा, थोड़ी देर बाद उसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी सेम रहेगा। ये थ्योरम है। इस थ्योरम का एग्जांपल और समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक नाचती हुई लड़की ऐसे, है ना, देखो ऐसे, तो लड़की ऐसे नाच रही है ना, एक पैर पे। भारतनाट्यम देखा होगा ना तुम्हें, कोई कई तरह के डांस होते हैं, नीचे तो तुम देख नहीं पा रहे हो, क्लासरूम में ऐसा करके दिखाता हूं मैं पूरा। क्लासरूम में अपने ये ऐसे खड़ा हो जाता है अपने पैर के इस पे भरोसे, ऐसे पैर है मान लो, तो ऐसे खड़ा हो गया और ऐसे नाच के दिखाते हैं, ऐसे नाचते हैं। जब ये नाचते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे नाचते हैं, है ना, तो किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से नाचते हैं, और जैसे ही नाचते नाचते इस हाथ को खोलते हैं तो अपने आप एंगुलर स्पीड कम हो जाता है। सर क्या क्या? अरे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो समझाता हूं, नाचती हुई लड़की दिखाता हूं तुम्हें। लड़की है ना, इसलिए बाल इसके लंबे हैं। ये नाचती हुई लड़की है, इसके हाथ है, और ओमेगा से ये लड़की नाच रही। कितने से नाच रही? ओमेगा से, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की ओर लड़की नाच रही। बढ़िया है। अब ओमेगा से डांस कर रही। अब यही लड़की अगर अपने हाथ को अपने हाथ को खोल ले, इसका जो ओमेगा है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि लड़की खुद ही नाच रही, ऐसे नाच रही, और अपने आप नाचते नाचते उसने हाथ खोल लिया। तो लड़की को किसी ने पत्थर मारा था क्या हाथ खोलने के लिए? नहीं। किसी ने उस पर टॉर्क लगा था क्या? जबरदस्ती उसका हाथ खुला गया था? नहीं। तो एक सिस्टम है लड़की, और घूमते घूमते अपना हाथ खोल ली, तो बाहर से कोई इस पर टॉर्क नहीं लगा, बाहर से उस पर कोई टॉर्क नहीं लगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का होता है आई ओमेगा, तो आई इंटू ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे तुमने क्या किया कि अपने हाथ को, जो एकदम मास पास में है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारा मास चिपका हुआ, हाथ को दूर ले गए, मतलब ये मासेस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर गया। अगर ये मासेस, ये हाथ पहले यहां था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से चिपका था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था। जैसे ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, ओमेगा कम हो जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ओमेगा कम हो गया तो देखो इसका एंगुलर स्पीड कम हो गया। उसी तरीके से सवाल पूछा जाता है, मान ले तू पागल हो गया आज, सर मैं पागल हो गया और गड्ढा कोचिंग के बाहर, है ना, पागल हो गया और कोचिंग के बाहर ना मिट्टी खोद खोद के ना, जमीन का जो मिट्टी खोद खोद के ना ऊपर रखने लगा। अब तूने क्या किया? तू पागल हो गया, अर्थ है ये, और यहां पे मिट्टी खोद खोद के ना बाहर रख दिया। मिट्टी को ना उठा उठा के खोद खोद के यहां डाल दिया। अब क्या हुआ? तो जो ये मिट्टी पास में था, अर्थ का एंगुलर स्पीड है ओमेगा, उन्हें सारा मिट्टी यहां से खोद के बाहर रख दिया। तो जो मासेस यहां थे अब वो यहां आ गए, जो मासेस यहां थे वो यहां आ गए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। टॉर्क तो जीरो लगा। क्यों? क्योंकि तू और ये अर्थ सिस्टम, तू मिट्टी खोद खोद के बाहर रख रहा, मिट्टी खोद खोद के बाहर रख रहा, तो मिट्टी उठा के तूने यहां रख दिया, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास दूर गए, लेकिन टॉर्क नहीं लगा, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही बात है, आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। देखो ना अर्थ का शक्ल तूने कैसा बना दिया। अर्थ जो ऐसा होता था, ओमेगा से घूमता था, तूने मिट्टी खोद के बाहर रख दिया। उससे क्या हो जाएगा? सर मेरे मिट्टी खोदने से क्या हो जाएगा? अरे बहुत कुछ हो जाएगा, तू पागल हो गया एकदम, देख अब क्या कर देगा तू। तूने पागल होकर मिट्टी खोद के बाहर रखा, तो मासेस दूर गए,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है कितना मास और कितना दूर। मास से अगर बहुत दूर चलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा। एंगुलर स्पीड कम हो जाएगा। एंगुलर स्पीड कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। मतलब दिन और रात का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ डे विल इंक्रीज। दिन और रात का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। समझ आया कि नहीं है? अगर अभी 24 घंटे का दिन और रात होता है और रात रात में तूने गड्ढा खोद के सारा मिट्टी ऊपर रख दिया, तो कल से हो सकता है 36 घंटे का दिन और रात हो। तुम्हारे ऊपर है, पागल हो जाओगे तो कुछ भी कर सकते हो। जैसे देखो, इफ आइस ऑन अ पोल मेल्ट्स, यहाँ पे पोलर आइस, ये आइस होता है यहाँ पे। अभी आइस मान लो अगर मेल्ट हो गया, आइस क्या हो गया? मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होके जो आइसेस है, मेल्ट होके ये सरफेस पे फैल जाता है। ऐसा नहीं कि मेल्ट होके ये नीचे जाके चुएगा यहाँ से, ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चिपका होता है, लेकिन मेल्ट होने की वजह से, मान लो ये सरफेस पे मैं बर्फ रख दूँ, मेल्ट होगा तो पानी फैलेगा ना, फैलेगा तो अर्थ सरफेस पे फैलेगा। तो अर्थ सरफेस पे पहले पानी यहाँ था, अब ये पानी फैल फैल के यहाँ आ गया, आइस मेल्ट होके यहाँ आ गया। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, तो पोल पे जो आइस है वो मेल्ट होके यहाँ आ गया। तो पहले सारे आइस यहाँ थे, अब मेल्ट होके वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले गए। एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले गए, यहाँ पे टॉर्क तो लगा नहीं, सन का जो हीट आ रहा था उसने पोलर आइस को मेल्ट कर दिया। तो टॉर्क कहाँ है इसमें? क्या सन से जो लाइट आया वो टॉर्क लगाया क्या? नहीं, टॉर्क तो नहीं लगाया, वो तो सिंपल हीट दिया, इट स्केलर है, तो टॉर्क जीरो है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। आई ओमेगा क्या होगा बेटा? कांस्टेंट रहेगा। आई ओमेगा अगर कांस्टेंट है, अब ये आइस मेल्ट होके सरफेस पे फैला तो उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया, तो ओमेगा कम हो जाएगा, तो एंगुलर स्पीड विल डिक्रीज। एंगुलर स्पीड विल डिक्रीज। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएंगे? कम हो जाएगा। अर्थ का जो एंगुलर स्पीड है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। समझ आया आपको ये बात? नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो सवाल समझना, ये है बेटा एक बॉल एम मास का, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ अ रॉड जस्ट आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। देखना समझना, यहाँ पे क्या है, एक रॉड है, बताओ रॉड कहाँ है? सर ये रहा। रॉड का मास बोलो कितना है? m। रॉड का लेंथ बोलो कितना है? l। रॉड का लेंथ l है, यहाँ से यहाँ तक रॉड का लेंथ क्या है बेटा? देखो l है। रॉड का मास m है। रॉड यहाँ से एक पॉइंट से हिंज्ड है ना, o पे हिंज्ड है o पे रॉड हिंज्ड है। अब इस रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा होगा, लगेगा। रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगा? नीचे। अगर मैं यहाँ पे रॉड की एफबीटी बनाऊं, ऐसा है रॉड, अब यहाँ पे समझना बेटा बहुत अच्छे से कि रॉड पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, सीधा नीचे mg, और यहाँ पे हिंज्ड है, हिंज्ड पॉइंट पे रॉड नीचे नहीं गिर रहा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, और ये पॉइंट है हिंज्ड। तुम ध्यान से देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंटर ऑफ मास पे लगा है उसका लाइन ऑफ एक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन हिंज पॉइंट ओ से पास कर रहा। मतलब इस रॉड पे नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क बताइए क्या होगा? जीरो होगा। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल एंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जीरो। हाँ यार बात तो ठीक का, आराम से सोचो। अच्छा, एन और एमजी की वैल्यू भी सेम है, क्यों? तो इसका एग्जांपल तो सिंपल सा है, मैंने इसको पकड़ के रखा, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, बताओ एमजी कहां लग रहा? सर इसको पकड़ के आपने रखा तो एमजी लगा नीचे, बिल्कुल सही बात है। इसको पकड़ के हमने रखा हुआ है तो एमजी लग रहा है नीचे, और जहां से मैंने पकड़ के रखा हुआ है नॉर्मल लग रहा ऊपर, तो नॉर्मल ऊपर एमजी नीचे, नॉर्मल और एमजी ने इसको बैलेंस करके रखा हुआ है। फोर्स भी नॉर्मल एमजी बराबर होगा और टॉर्क भी जीरो होगा। तभी तो यार ऐसे पड़ा हुआ है, छड़ ऐसे पड़ा हुआ है, रॉड ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ साहब, एक आया बॉल, एक क्या आया? बॉल, और बॉल एग्जैक्टली इस वाले लाइन पे चल रहा, ऐसे चल रहा। बॉल आया और इससे कोलाइड किया, जिस इंस्टेंट पे कोलाइड किया उसी इंस्टेंट पे इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? तो क्या मैं सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं? तो पूरे सिस्टम में किसको किसको मानोगे? तो रॉड प्लस बॉल, रॉड प्लस
बॉल हमारा सिस्टम हो गया। अब ये बॉल जिस इंस्टेंट पे जाके कोलाइड करा, उस इंस्टेंट पे इसने फोर्स लगाया, इधर इधर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा तभी तो ये घूमेगा। अगर रेस्ट में है और इसमें रोटेशनल मोशन डेवलप कराना है तो ये जाके इस पर टॉर्क लगाया। लेकिन ध्यान से देखोगे तो जितना टॉर्क, जितना फोर्स बॉल ने इस पे लगाया यहां पे, उतना ही फोर्स रॉड ने बॉल पे पीछे लगाया। तो जितना टॉर्क बॉल पे पीछे लगा इस कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट, उतना ही टॉर्क इस पे आगे लगा। और वैसे भी मैं ये सोच रहा हूं कि दोनों सिस्टम है। अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया दोनों को अगर तुम दो लोगों को सिस्टम मान लेते हो तो आपस में कुछ भी करे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुमने दोनों को एक सिस्टम मान लिया है, बोला है कि ये दोनों एक सिस्टम है, अगर वो दोनों आपस में कुछ भी करे, फोर्स लगाए ना लगाए, तो आप कुछ भी नहीं होते कहने वाले। नेट फोर्स तो जीरो ही रहेगा क्योंकि तुमने उसको सिस्टम मान लिया। तो जैसे ही अगर तुम इसको सिस्टम मान लेते हो तो नेट टॉर्क ऑन सिस्टम अबाउट ओ इज जीरो। पहले से ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल का टॉर्क तो मैंने जीरो दिखा दिया। उसके बाद यहां पे ये जाके फोर्स आगे लगाया, धक्का मारा, लेकिन ये दोनों सिस्टम है तो आपस में क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, जो करना कर लो, आपस में करना। बाहर से अगर तुम्हारे बीच कोई करने आ गया तो मैं दिक्कत पैदा कर दूंगा, लेकिन आपस में कुछ कर रहे हो तो हमको कोई दिक्कत नहीं, आपस में करो करो, मजे मजे करो, हमको क्या दिक्कत है। तो मैं कह रहा हूं बॉल और सिस्टम दोनों को मिला के नेट टॉर्क क्या है, जीरो है। अब आया तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम इनिशियल सिस्टम का बराबर एंगुलर मोमेंटम फाइनल सिस्टम का। तो लिखोगे इनिशियली बॉल, एकदम एक एक स्टेप करके सवाल सॉल्व कर रहा हूं कि तुम्हें फील हो इस बात का। बॉल प्लस रॉड का इनिशियल बराबर बॉल प्लस रॉड का फाइनल। कोलिजन इलास्टिक है। कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, इसका ध्यान रखना। बताओ बॉल का मोमेंटम बोलो, मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ओके अबाउट। तो यहां से बॉल की मोमेंटम आगे और इस लाइन पे चल रहा, इसके लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l और वेलोसिटी v आगे। तो लिखोगे mvl प्लस जीरो। जीरो क्या है, रॉड का एंगुलर मोमेंटम, और बॉल का एंगुलर मोमेंटम है mvl, रॉड का एंगुलर मोमेंटम है जीरो। अब जैसे ही बॉल और रॉड दोनों का मास सेम है, दो सेम मास के बीच अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, दो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो ये रुक जाएगा और सारा एनर्जी अपने उसको ट्रांसफर कर देगा। जब उसको ट्रांसफर कर देगा मतलब यहां पे बॉल रेस्ट में आ गया और रॉड यहां से इस पॉइंट के बाद उसी इंस्टेंट पे कुछ ओमेगा से घूम जाएगा, उसी इंस्टेंट पे इस पॉइंट के बाद कुछ ओमेगा से घूम जाएगा। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ओ के अबाउट आई नॉट इंटू ओमेगा, क्योंकि बॉल तो रुक गया। अब यहां पे है ना, यहां पे लिख देता हूं इलास्टिक कोलिजन और बॉल कम्स टू एट रेस्ट। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद बॉल रुक गया, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बॉल रुक गया। तो पहले रॉड रुका हुआ था तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो था, अब रॉड रुका हुआ तो इसका एंगुलर मोमेंटम जीरो था, अब बॉल रुक गया तो उसका एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। तो सिर्फ रॉड घूमेगा आई नॉट के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से। तो तुम्हारा आई नॉट हो जाएगा रॉड का एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी, ml स्क्वायर बाई 3। इसको लिखोगे ml स्क्वायर बाई 3। तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा mvl, कैपिटल M लिख लो क्योंकि बॉल का मास भी अपन ने कैपिटल M लिया था, mvl डिवाइडेड बाई आई को नीचे रखो, ml स्क्वायर बाई 3, 3 चला जाएगा ऊपर, ये l से l स्क्वायर कैंसिल करोगे, मास से मास कैंसिल करोगे, तो l मास से मास कैंसिल होगा और l से l स्क्वायर कैंसिल होगा, तो होगा 3v बाई l। इतने एंगुलर स्पीड से रॉड घूम जाएगा। बताओ तुम्हें थोड़ा फील आया कि नहीं? एकदम धीरे धीरे कराया मैंने क्योंकि हमें समझना जरूरी है कि किसके बाद टॉर्क जीरो लग रहा नहीं लग रहा, ये चीज समझ जाएंगे तो सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, बढ़िया सवाल लिखा है मैंने। एक रॉड है, रॉड पूरा का पूरा, रॉड इज मूविंग, रॉड इज मूविंग with mass of rod is m, length is l and rod is moving with velocity v। रॉड का हर एक हिस्सा v वेलोसिटी से ट्रांसलेशनल मोशन करता हुआ आगे चल रहा। रॉड के ऊपर एक गोला लगा हुआ, रिंग लगा हुआ, रॉड के ऊपर क्या लगा हुआ, रिंग। अब ये चल रहा, आगे देखो एक नेल कील फंसा हुआ, कील है ये। अब क्या हुआ, ये चलता 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 आया और अचानक से जब यहां पहुंचा, रॉड का जो ये वो हिस्सा था, ये रिंग था, वो इसमें फंस गया। देखो
इसमें फंस गया। लेकिन रॉड में तो मोमेंटम था या फिर रॉड का तो कुछ मोशन था। अब हुआ क्या, ये यहां फंस गया, लेकिन रॉड आगे चलता रहा, रॉड आगे चलता रहा, लेकिन ये पॉइंट तो फंसने के बाद रुक जाएगा। ये तो हिंज पॉइंट है, ये पॉइंट यहां पे हिंज हो गया, मतलब ये अब नहीं जा सकता, लेकिन मोमेंटम था तो ये आगे जाना चाहेगा, तो क्या होगा, यहां पे फंस के ये ऐसे घूम जाएगा। तो कितने एंगुलर स्पीड से घूमेगा ये आपसे पूछा है। सवाल समझ लीजिए पहले। एक रॉड है, देखिए रॉड है, ये रॉड के ऊपर एक रिंग लगाओ, देखो ये मेरा हाथ ही रिंग मान लो, और ऐसे एक नेल लगाओ, ये चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, अचानक से यहां फंसा, तो क्या हुआ देखना, इसको स्लो मोशन में करके भी देख सकते हो, चल रहा चल रहा चल रहा, फंसा, ऐसे घूम गया। तो यहां पे फंसने के बाद कितने एंगुलर स्पीड से घूमेगा वो पूछा है। तो क्या करोगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। टॉर्क ऑन अ रॉड अबाउट ओ, मतलब इस ओ पॉइंट के अबाउट जहां पे हिंज हुआ है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि टॉर्क जीरो है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एक ही बॉडी तो है, ये आपका रॉड ही तो है बस, तो इस पूरे रॉड का आप एंगुलर मोमेंटम लिखिए, तो आप इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंगे। सेंटर ऑफ मास कॉन्टैक्ट पॉइंट से L/2 डिस्टेंस पे, क्योंकि रॉड देखो तो यहां पे भी रॉड का हिस्सा है, वो भी वी 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 वी, तो आप सेंटर ऑफ मास ले लेंगे और आप लिखेंगे इसका एंगुलर मोमेंटम होगा मास m, वेलोसिटी v और लेंथ L/2। वेलोसिटी आगे, तो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए लेंथ आप ये लोगे। बहुत एक क्लास में मैंने एंगुलर मोमेंटम लिखना सिखाया आपको बस, क्योंकि mb/2 इज इक्वल टू, अब ये रॉड यहां से फंस गया, ये चलेगा नहीं, प्योर रोटेशनल मोशन करेगा इस ओ के अबाउट, तो प्योर रोटेशनल मोशन करेगा, तो इसको लिखोगे आई ओ इंटू ओमेगा, तो होगा mb/2 इज इक्वल टू ml²/3 इंटू ओमेगा। बेटा m से m तो काट लो पहले ही, l से l की काटोगे तो v इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 3v/2l, इतने ओमेगा से रॉड घूमेगा। कई बार ये पूछ लेता है, सुनना ढंग से, कई बार ये पूछ लेता है कि पहले ये पूरा रॉड v वेलोसिटी से चल रहा था, तो सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से चलेगा, लेकिन जैसे ही ये रॉड यहां पे हिंज हो गया तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि जब भी कोई बॉडी अगर किसी एक पॉइंट के अबाउट हिंज हो गया, जब भी कोई बॉडी चलते चलते अचानक से किसी एक पॉइंट के अबाउट हिंज हो गया, तो उस जिस पॉइंट के अबाउट हिंज हुआ है उस पॉइंट के अबाउट वो प्योर रोटेशन करेगा, और उस प्योर रोटेशन में जो कांस्टेंट रहेगा आप वही निकालोगे। प्योर रोटेशन में क्या हर पॉइंट का सेम रहता है, कांस्टेंट नहीं, मतलब हर पॉइंट का क्या सेम रहता है, प्योर रोटेशन में हर पॉइंट का ओमेगा सेम रहता है, हर पॉइंट का ओमेगा सेम रहने की वजह से आपको ओमेगा निकालना चाहिए, और ओमेगा निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम आपने आई ओमेगा लिखा, ओमेगा निकाल लिया। अब अगर आपने एक बार ओमेगा निकाल लिया तो इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको ओमेगा पता है, तो यहां के अबाउट अब v निकालना चाहे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा, और r होगा आपका L/2 इंटू ओमेगा होगा 3v/2l, l से l कटेगा, ये हो जाएगा 3v/4l, ये रहा बेटा जवाब। ओ सर, l से l कटेगा तो 3v/4, ये है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल ये है, मैंने जितनी आसानी से आपको करके दिखा दिया ना, उतना आसान सवाल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछते हैं। एक रॉड है और ये रॉड v वेलोसिटी से चलता जा रहा है, रॉड लगातार, ये रॉड लगातार v वेलोसिटी चल रहा, यहां पे कील है, जैसे ही कील पे फंसा तो बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, कील के फंसने के तुरंत बाद। तो आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि जैसे ही किसी भी बॉडी का एक पॉइंट हिंज होगा तो उसके बाद वो प्योर रोटेशन करेगा, उसका ओमेगा निकालिए आराम से, और एक बार आप ओमेगा निकाल लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना, अगर आप एक बार ओमेगा निकाल लेते हैं तो। क्लियर है बेटा? ठीक है सर, थोड़ा सा बहुत समझ आ रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल है। अ मास m is moving in a circle, मास m is moving in a circle of smooth horizontal surface। एक टेबल है, ये रहा, ये टेबल है, और इस टेबल पे एक ब्लॉक बॉल रख दिया है ना, उसको रस्सी से बांध दिया, उसको रस्सी से भी बांध दिया, ये रहा रस्सी से बांध दिया, और इस रस्सी में यहां पे सेंटर से बॉल पीछे जा रहा, तुम्हें ऐसे करके दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल टेबल है वो, ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा, यहां पे भी फील करके देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, ये रिंग पे r0 के रेडियस पे m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से घूम रहा, v0 वेलोसिटी से r0 रेडियस में घूम रहा। इफ टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज इंक्रीजेस,
एंड मास फाइनली मूव इन अ सर्कल ऑफ r/2 रेडियस। अब इसमें नीचे जो टेंशन लग रहा है उसको मैंने खींचा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा, इसको मैंने नीचे खींचा, टेंशन को बढ़ाया। टेंशन को बढ़ाने से ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस थोड़ा कम होगा, और फाइनली r/2 रेडियस में घूम रहा है। उस समय उसकी स्पीड क्या होगी जब वो r/2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमेगा? सवाल आसान है, लेकिन इसमें यह महसूस करना बहुत मुश्किल है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे r0 रेडियस पे घूम रहा है, एक रस्सी ऐसे बांधा हुआ है मैंने, अब रस्सी में इंक्रीज करूंगा तो फोर्स तो लगाऊंगा, क्या इस फोर्स लगने से इस बॉल पे टॉर्क लगेगा? नहीं, क्योंकि यहां पे तुम देखो, जहां पे यहां पे टेंशन लग रहा, जो यहां पे टेंशन लग रहा, ओहो, जो यहां पे टेंशन लग रहा था, वो टेंशन देख भाई, वो जो टेंशन है, ये जो टेंशन है वो एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा, तो टेंशन एग्जैक्टली एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा, तो इसलिए टॉर्क 0 हो जाएगा। जैसे मैं इसको पकड़ के नीचे खींचूंगा, धीरे धीरे नीचे खींचूंगा, तो टेंशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, तो उस टेंशन की वजह से टॉर्क ड्यू टू टेंशन इज 0। इसीलिए मैं पहले ही अबाउट ओ, जिससे के अबाउट घूम रहा है उसी के अबाउट, इसीलिए मैंने पहले ही आपको बहुत अच्छे से प्यार से एकदम धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा। टॉर्क 0 का मतलब ये नहीं होता कि फोर्स 0 है। टॉर्क 0 मतलब टॉर्क 0, फोर्स 0 मतलब फोर्स 0, दोनों अलग बातें हैं। क्या सिस्टम ऐसा हो सकता है फोर्स 0 और टॉर्क नॉन 0? हाँ, करके दिखाया है। क्या ऐसा हो सकता है कि फोर्स लग रहा लेकिन टॉर्क नहीं लग रहा? देखो ना, फोर्स लग रहा, लेकिन वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा, इसीलिए हम कहें कि टॉर्क नहीं लग रहा, तो टॉर्क इज 0, तो एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व। अगर तुम इतना फील कर गए ना तो बस सवाल खत्म। अब सवाल में कुछ नहीं बचा, सीधा आंसर आएगा। कैसे? तो इसका एंगुलर मोमेंटम लिखो, ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब लिखोगे ओके अबाउट, तो ये होगा m v0, और v और r दोनों पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर ही आएगा। अब वही मास m r0/2 रेडियस में घूमेगा, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया कुछ v डैश। तो यहां से m r0 कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा, r0 से r0 कैंसिल होगा, तो v डैश इज इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ v0। कितने वेलोसिटी से घूमेगा अगर रेडियस को आधा कर दूं? तो डबल वेलोसिटी से घूमेगा अगर रेडियस को मैं आधा कर दूं। अब पूछा है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो आप लिखोगे सिंपल, ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ m v²। सर ये प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो इसको तो हाफ आई ओमेगा से लिखना चाहिए, प्योर रोटेशनल मोशन में, लेकिन ये रिजिड बॉडी नहीं है, एक पॉइंट मास था यहाँ पे m, और पॉइंट मास होने की वजह से उसकी स्पीड एक पॉइंट पे तो कॉमन ही होगी। उसी की स्पीड तो निकाला है जब वो r0 रेडियस में घूम रहा था। पॉइंट और रिजिड रॉड अलग होता है। अगर कोई रिजिड बॉडी घूम रहा हो, ऐसे पूरा रिजिड बॉडी, मैं घुमा लेता हूं, अपने हाथ को घुमा लेता हूं, ये पूरा मेरा हाथ घूम रहा, तो पूरी रिजिड बॉडी घूम रही, पूरी रिजिड बॉडी घूम रही, इस रिजिड बॉडी के हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलग होगा। लेकिन मैं बोलूँ कि नहीं, इस मुट्ठी की बारे में बात कर रहा हूं, तो मुट्ठी एक पॉइंट हो गया, अब इस रेडियस में मुट्ठी घूम रहा, तो उसका ओमेगा पूरे का या वेलोसिटी पूरे का सेम होगा। तो आप कह सकते हो हाफ m इंटू 2v0 का होल स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ m इंटू v0 का होल स्क्वायर। यहां से m/2 कॉमन आएगा, तो 4v0 का होल स्क्वायर माइनस v0 का होल स्क्वायर, मतलब 3v0 2 का होल स्क्वायर 4 में से एक जगह 3 है, एकदम सही है, तो 3/2 mv0 का स्क्वायर ही आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ गई। अब यहां पे एक बहुत बढ़िया सवाल पूछ लेते हैं कि इन एवब प्रॉब्लम मतलब उसी प्रॉब्लम में, ये एवब प्रॉब्लम तुम्हारा ये है, ये एवब प्रॉब्लम, ये एवब प्रॉब्लम, ये एवब प्रॉब्लम। इन एवब प्रॉब्लम फाइंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। टेंशन की वैल्यू बढ़ाया था आपने तो आपकी रेडियस बढ़ गई थी, तो टेंशन और रेडियस में रिलेशन बताओ क्या होगा। तुम कह सकते हो कि सर टेंशन और रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए आप ऐसा करें कि आप ये देखें कि अंदर की तरफ जो टेंशन लग रहा था T, वही इसको वेलोसिटी दे रहा था। अब कह सकते हैं कि किसी भी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सर्कुलर पाथ पे चलते हुए पार्टिकल के लिए आप लिख सकते हैं अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स mv0/2
एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। अगर आर रेडियस है तो एम भी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। मान लो किसी इंस्टेंट वेलोसिटी भी है तो एम भी स्क्वायर भी आर के बराबर होना चाहिए, और वो कौन दे रहा है? टेंशन। तो क्या आप कह सकते हो कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर? नहीं, ये गलत है, क्योंकि अगर आप रेडियस चेंज कर रहे हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना है। अगर आप ये बोलो कि हर रेडियस में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। अगर आपको हर रेडियस में सेम ही स्पीड से घुमाना है, लेकिन यहां पे टेंशन बढ़ाओगे तो स्पीड भी तो चेंज हो रहा। हाँ सर, स्पीड भी चेंज हो रहा, तो अब कैसे लिखेंगे? अब यहां पे सोचेंगे कि ये रिलेशन तो सही है, टी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर बाई आर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अभी अभी यहां से हमने सोचा था एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, तो एंगुलर मोमेंटम होता है एम बी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एम तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, क्या है बेटा? ये गलत लिखा है, तो मिटाई देता हूं नहीं तो तुम कंफ्यूज हो गए। ये वेलोसिटी का क्या है बोलो? स्क्वायर है। ये वेलोसिटी का क्या है बोलो? स्क्वायर है। तो आप यहां से लिख सकते हो T इज प्रोपोर्शनल टू V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, तो V स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और एक R इस फॉर्मूले में पहले से था, स्मॉल r के टर्म्स में लिख लो बेटा। तो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? R क्यूब। ये है तुम्हारा सही जवाब। सर यहाँ पे टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यों नहीं लिखा आपने? यहाँ पे आप ये भी तो कह सकते थे कि टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, क्योंकि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर भी R चाहिए, और वो दे रहा है टेंशन। तो टेंशन के फॉर्मूले में आर नीचे है बस, तो टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन आप ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हो क्योंकि किसी भी आर रेडियस में या किसी भी टी टेंशन पे कांस्टेंट स्पीड से थोड़ी ना चल रहा है कि तुम इसको कांस्टेंट मान लो और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया ना। वेलोसिटी वेरिएबल है। हाँ, मास को कांस्टेंट मान लो, तो मास हमने हटा ही दिया। फिर देगा कि किसी इंस्टेंट पे इसको घूमने के लिए जो टेंशन वो एम बी स्क्वायर वी आर के बराबर होगा, ये सही बात है, लेकिन इसका एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व है, और एंगुलर मोमेंटम होगा एम बी आर, तो वी इंटू आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो यहां पे मैंने देखा कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इस रिलेशन में देखा T इज इक्वल टू पी स्क्वायर वी आर, V के जगह पे 1 अपन R रख दिया, तो ये V स्क्वायर मतलब 1 अपन R का स्क्वायर, तो ये 1 अपन R का स्क्वायर और एक R पहले था तो 1 अपन R का क्यूब। तो टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन R का क्यूब। समझ आ गया? तो T और R का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा T और R का। ठीक है बेटा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए अपन ने इसको डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के और सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। देखिएगा सवाल, टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दो डिस्क है जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। चलो भाई, दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो मैं मान लेता हूं कि I1 बराबर I2 है। इज रोटेटिंग विथ ω1 एंड ωt अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्या था वो? डिस्क था कि रिंग है? डिस्क है। वो क्या बेटा? डिस्क है। तो देखो, ये रहा तुम्हारा डिस्क, या फिर और थोड़ा सा ढंग का डिस्क बनाना, एकदम तगड़ा डिस्क ही दिखे, ये रहा तुम्हारा डिस्क। अभी नहीं दिख रहा सर? अरे दिख जाएगा सर, रुको तो सही, इसको हटाओ। सर क्यों टाइम पास कर रहे हो? तुम्हें कहाँ जाने की जल्दी है भाई? थोड़ा सा तो रुको। ये दो डिस्क बनाए, तो फील तो लो यार, ऐसे कैसे? तो फील तो लो। दो डिस्क तगड़ा बनाया, बना दिया। देखो अब ये कह रहा, क्या कह रहा? तो ये कह रहा कि सर ये जो डिस्क आपने बनाया, उन दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, रोटेटिंग अबाउट डिफरेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड ओमेगा 2। मतलब ये वाला जो डिस्क है ये ω1 से घूम रहा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और दूसरा वाला जो डिस्क है दे आर ऑल्सो, और अच्छा ओमेगा स्पीड से एक्सिस कैसा है वो कहां लिखा? तो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये भी अपने एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन से ω2 एंगुलर स्पीड से घूम रहा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 और I2 सेम है, और ऐसे ऐसे दोनों घूम रहा। दे ब्राउट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस। अब दोनों को धीरे धीरे ऐसे फेस टू फेस, धीरे धीरे ऐसे 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 लाके चिपका दिया। दोनों को एकदम धीरे 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 लाके चिपका दिया। अब जैसे ही मैंने चिपकाया, बहुत धीरे धीरे एकदम जेंटली धीरे धीरे लाके चिपका दिया, तो जैसे ही चिपकाया तो इनका जो फाइनल डिस्क बनेगा
वो कैसा बनेगा देखो, एक डिस्क तो ये बना और दूसरा डिस्क इनका बन जाएगा ये वाला। अब ये दोनों डिस्क चिपक गए, दोनों डिस्क क्या हो गए बेटा, चिपक गए, और ये रहा उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब क्या हुआ कि जब ये चिपका तो इनके बीच में, ये देखो दूसरे कलर से बना लेता हूं, इनके बीच में सरफेस पे जब ये चिपका तो चिपकने की वजह से फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा, ऐसे पैरेलल टू द प्लेन। किधर होगा, पैरेलल टू द प्लेन। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन लगेगा। टेंजेंशियली दो प्लेट है, मान लो ऐसा है, ये डिस्क मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये भी डिस्क मान लो, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, जब ये पास आए तो इन ये दोनों फ्रिक्शन इनके बीच का है, तो क्या होगा कि जैसे ये ऐसे घूम रहे थे और ये भी ऐसे घूम रहा था, मान लो इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसकी स्पीड कम थी, तो इनके बीच में टेंजेंशियल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, इस पे फ्रिक्शन आगे तो इस पे पीछे। तो इन दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं, इन दोनों को मैं सिस्टम मान लूं, तो इन दोनों पे फ्रिक्शन की वजह से जो नेट टॉर्क लगेगा वो जीरो लगेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन भी दोनों का सेम। ऐसा नहीं कि दोनों में फ्रिक्शन नहीं लगा, दोनों के बीच में समझना बहुत जरूरी है, फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना बहुत आसान है। समझो ये दो डिस्क है, मान लो दोनों डिस्क घूम रहे हैं, जब ये चिपके, ये तेज घूम रहा है, ये धीरे घूम रहा है, तो तेज घूम रहा है तो ज्यादा आगे जाना चाहेगा, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे लाएगा, तो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा आर इंटू एफ आर, और इस पे फ्रिक्शन आगे तो इस पे टॉर्क आएगा आर इंटू एफ आर आगे, तो नेट टॉर्क दोनों पे मिला के हो जाएगा जीरो। नेट टॉर्क जीरो तो दो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। अब मेन बात यह है कि अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, चलो हमें समझ आ गया, थोड़ी देर में फ्रिक्शन की वजह से दोनों को साथ लाने की कोशिश करेगा, और थोड़ी देर बाद ये कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम पहले इस डिस्क का कितना था, आई ओमेगा वन, क्योंकि दोनों का मोमेंटम नेचर सेम है, तो आई ओमेगा वन। इसका कितना था तो नहीं लिखा था, और एक्चुअली में रोटेशन की डायरेक्शन नहीं लिखा था, ओमेगा वन ओमेगा टू माना था, तो सेम ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में चलता हुआ मानो, तो सेम ही डायरेक्शन में चल रहा। आई ओमेगा टी इज इक्वल टू, जब ये चिपक गए तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टू आई इंटू एक कॉमन एंगुलर स्पीड से चलेंगे ओमेगा, तो आई आई यहां कॉमन हो जाएगा, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू, ये हो जाएगा आपका दोनों का कॉमन एंड फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू। ये तब हुआ जब दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, सेम। तो इसमें सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, लेकिन यह बात का महसूस होना बहुत मुश्किल है कि दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट, दोनों डिस्क में टेंजेंशियल डायरेक्शन, देखो ये डिस्क है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर है, ऐसा मैं यहां पे बना लेता हूं डिस्क, ये मान लो डिस्क है। अब क्या है कि यहां पे फ्रिक्शन लगा, तो ये रेडियस और ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन ऐसे बाहर लगा, लेकिन एक पे बाहर लगा तो दूसरे पे अंदर लगा, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक का नहीं। ये तुम कह सकते हो सर ये जैसे एक बॉडी चल रहा था कुछ एमवी मोमेंटम से दूसरे से टकराया और दोनों चिपक के साथ चलने लगे, वही वाला केस तो नहीं है। रोटेशनल कोलिजन कह सकते हैं क्या इसको, बिल्कुल कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं रोटेशनल कोलिजन। बहुत बढ़िया नाम दिया तुमने, रोटेशनल कोलिजन। रोटेशनल कोलिजन मतलब इसने इस पे टॉर्क लगाया, इसने भी इस पे टॉर्क लगाया, तभी तो इसकी एंगुलर स्पीड थी पहले ओमेगा टू, अब हो गई ओमेगा। तो किसी एक ऑब्जेक्ट की अगर एंगुलर स्पीड चेंज हुई है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है, आई बराबर एल बराबर आई ओमेगा होता है, आई उतना ही है और ओमेगा चेंज हुआ, मतलब उस पर टॉर्क लगा, तभी तो उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हुआ। हाँ तो टॉर्क लगा एक डिस्क पे लगा और उतना ही टॉर्क दूसरे डिस्क पे भी लगा, तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम दोनों डिस्क को एक मान लो तो सेम रहेगा, दोनों डिस्क को एक मान लो तो एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। अच्छा, अभी हमें लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। तो तुम इसको रोटेशनल कोलिजन कह रहे हो, तो मैंने आपको सिखाया था कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है कोलिजन में, वो भी काइनेटिक एनर्जी जैसा होता है। अरे हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी जैसा होता है। उसमें क्या होता है कि हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2, लेकिन यहाँ पे रोटेशनल मास है ये, तो i1 i2 बटा i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर, दैट्स इट। ये कहां चला है, ये कहां चला गया, अब सही है, सॉरी, ये देखो ये सही है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सर आपको लगता है कि आपने जो लिखा है वो सही है? हाँ बिल्कुल, कोलिजन का सिनोनिम्स है। वो एक बॉडी आगे चल रहा था, दूसरा बॉडी पीछे से आया, इसको ठोक दिया,
तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का प्योर चिपक जाने के केस में प्योर इनइलास्टिक कोलिजन में यही था, हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर, हाफ m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर, ये आएगा हाफ i1 i2 बटा i1 प्लस i2 इंटू ओमेगा रिलेटिव का होल स्क्वायर। तो सर यहां पे डायरेक्ट निकालने के आंसर निकालो, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट निकालो, हाफ i1 इंटू i2 i स्क्वायर और i1 प्लस i2 2i, तो i स्क्वायर बाई 2i इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव हो जाएंगे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, सेम डायरेक्शन में चलते हुए रिलेटिव को घटाते हैं। अब यहां से आई कटेगा तो आएगा सर i बाई 4 इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी और ये बिल्कुल सही है। अब ये तरीका लगा के किसी चीज को आपने पहले पढ़ लिया, उसको बार बार ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। हमने दोनों चीज निकाल लिया, फाइनल एंगुलर स्पीड भी निकाला और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी भी निकाला। अब आगे देखते हैं, अ डिस्क IT मतलब आई से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मतलब एक डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा I, वो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा I से घूम रहा, जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ना ऐसे कंफ्यूजिंग वाइल्ड टाइप लिखते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज हो तुम, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पता है क्या कह रहा है, डिस्क है, चलो डिस्क है, हो गया डिस्क है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, चलो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा I से घूम रहा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा I से घूम रहा, हो गया। एक दूसरा डिस्क भी है, तो आओ दूसरा डिस्क भी बना लेते हैं बेटा, दूसरा डिस्क भी बनाते हैं, दूसरा डिस्क भी है। अब बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है IB and this is another disk of moment of inertia IB is dropped coaxially on a rotating disk with zero angular speed। ओ हो, ये रोटेट ही नहीं कर रहा, ये रोटेट ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये जिस हिसाब से कह रहा ना उस पर ड्रॉप करना है, तो एक दूसरे के अपन क्या कर लेते हैं, ऊपर बनाते हैं। एक दूसरे के कैसे बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। देखो दो डिस्क बनाते हैं अपन, एक डिस्क ये है, तो देखो तो फील आया क्या, अरे वाह एकदम 3D का फील आ रहा है। ये रोटेट कर रहा नीचे वाला डिस्क ओमेगा I से, एकदम 3D का फील आ रहा है, मजा आ गया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT, हाँ नीचे वाले का IT, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT जो रोटेट कर रहा था। दूसरा एक डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB, ये रोटेट नहीं कर रहा, इसका एंगुलर स्पीड है 0, मतलब रोटेट नहीं कर रहा। अब इसको कोएक्सियली धीरे धीरे लाके इस पे रख दिया, वही केस है। अब एक घूम रहा है, एक को तुम रेस्ट में आकर रख लोगे, तो ये जो घूम रहा है ऊपर वाले को घुमाना चाहेगा, यहां पे फ्रिक्शन है। अच्छा सर अगर फ्रिक्शन 0 होता तो, फ्रिक्शन अगर 0 होता तो घूमते हुए चीज के ऊपर तुम दूसरा डिस्क डाल दो, एक डिस्क घूम रहा उसके ऊपर एक दूसरा डिस्क डाल दो, तो ये घूमता ही रहेगा और जो रेस्ट में रखा है वो रेस्ट में रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इनको घुमाने का काम कर सकता है वो फ्रिक्शनल फोर्स ही कर सकता है। मान लो ये घूम रहा, तुमने इसको रख दिया, तो ये क्यों घूमेगा, टॉर्क ही नहीं लगेगा इसको। लेकिन ये घूम रहा, तुमने इसको जैसे ही रखेगा, ये घूम रहा मतलब घूमना चाह रहा, और तुम इसको रेस्ट में रख रहे हो मतलब इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ये रेस्ट में रहना चाह रहा। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से ये आगे जाएगा, तो ये चाहेगा कि आगे ना जाए, चिपक जाए, तो ऊपर वाला इस पर पीछे फ्रिक्शन लगाएगा, तो इस पर टॉर्क लगेगा, इसका ओमेगा कम होगा। मतलब जैसे ही ये चिपकेगा, समझना थोड़ा सा, जैसे ही ये चिपकेगा ऐसे आया, मान लो ये जैसे ही चिपका, आंसर निकालना कभी भी इस तरह के सवाल का मुश्किल नहीं होता है, फील करना मुश्किल होता है। जैसे ही चिपका तो ये रेस्ट में रहना चाह रहा, लेकिन ये घूमना चाह रहा, ऊपर वाला रेस्ट में रहना चाह रहा लेकिन ये घूमना चाह रहा, तो ये घूमना चाहेगा तो ऊपर वाला इसको जाने से रोकेगा, तो इस पे टॉर्क ऐसे लगेगा, टॉर्क इधर लगेगा, इसका ओमेगा कम होगा और इसका ओमेगा 0 से इंक्रीज होगा। तो थोड़ी देर बाद ये कॉमन ओमेगा से घूमेंगे। वो कॉमन ओमेगा क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। देखो क्या पूछा है, देन फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ कंबाइंड सिस्टम एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, वही सवाल है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे सॉल्व, बताओ। तो जैसे ही रखा, तो फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लगा है इस डिस्क पे, नीचे वाले पे, उतना ही टॉर्क ऊपर वाले पे लगा। इस बार दोनों का एंगुलर स्पीड भी सेम नहीं है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम नहीं है, लेकिन सिस्टम वही है जो यहां था, सिस्टम जो यहां था वही यहां है, अभी भी टॉर्क होगा 0, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम इसका कितना था, इसका था IT इंटू ओमेगा I,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर स्पीड L बराबर आई ओमेगा, इसका एंगुलर मोमेंटम था 0। जब ये फाइनली चिपक जाएंगे तो दोनों का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा से चल रहा, चल अलग अलग कर लो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IT और कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ऊपर वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IB इंटू कॉमन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका IT ओमेगा I डिवाइडेड बाई IT प्लस IB, ये आपका आंसर आ जाएगा। IT ओमेगा I डिवाइडेड बाई IT प्लस IB, ये आंसर आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, जो मैंने आपको सिखाया है, हाफ IT IB डिवाइडेड बाई IT प्लस IB, और कोलिजन से जस्ट पहले रिलेटिव एंगुलर स्पीड क्या होगा, तो ये 0, ये ओमेगा I, तो सिंपल ओमेगा I का होल स्क्वायर। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1.5 पेज की कैलकुलेशन के बाद यही आंसर निकालते हैं। कितने पेज की कैलकुलेशन के बाद सर? 1.5 पेज, 1.5 पेज की कैलकुलेशन के बाद यही आंसर निकालते हैं, और जो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहां पे फील करा दिया, ठीक है। तो चीजों को समझने के साथ साथ ये फील करना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए देखिए क्या है, एक रिंग है, रिंग इज रोटेटिंग विथ ओमेगा नॉट एज शोन इन फिगर, एक रिंग है, ठीक है सर। रिंग कहां है? ये रहा रिंग है, जिसका मास है m, रेडियस है, रिंग है ये, रिंग रोटेटिंग विथ ओमेगा नॉट एट शोन इन फिगर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा नॉट से घूम रहा है। 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अटैच्ड जेंटली, बहुत धीरे से, टू द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ रिंग, एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ रिंग मतलब 2 पॉइंट मास को डायमीटर के रिंग पे बहुत आराम से, प्यार से, धीरे से चिपका दिया। तो इस सिस्टम का फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा पूछा है बेटा। यहां से यहां तक आप कहोगे कि टॉर्क 0 है, इसलिए इस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल होगा। तो आओ बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखें, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा, सिर्फ रिंगा था, बाद में आपको आई ओमेगा रिंग का भी लिखना प्लस इस मास का भी लिखना, इस मास का भी लिखना, मतलब एग्जांपल लिखा आई ओमेगा कुछ और हो जाएगा। तो पहले रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिंपल mr स्क्वायर, और एंगुलर स्पीड था ओमेगा नॉट, दैट्स इट, एंगुलर स्पीड था ओमेगा नॉट, दैट्स इट। अब फाइनली जब आप यहां देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चेंज होगा नहीं, ये ओमेगा r स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ये फाइनल एंगुलर स्पीड कोई ओमेगा एफ से घूमेगा, प्लस अब 2 पॉइंट मास छोटे छोटे स्मॉल m मास के रखे यहां पे, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट मास का भी होगा mr स्क्वायर, और ऐसे ऐसे r डिस्टेंस पे 2 है तो 2 से गुना कर दो, और ये भी उतने एंगुलर स्पीड से घूमेगा जितने से डिस्क घूम रहा। तो ये तुम्हारी कहानी आएगी। यहां से एक चीज दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, उसको काट दो। क्या कैंसिल हो रहा है? आर स्क्वायर, देखो ये आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये होगा बेटा m ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये हो गया कैपिटल M ओमेगा फाइनल, और ओमेगा फाइनल यहां से निकाल लोगे तो 2 इंटू स्मॉल m, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल आपका आ गया कैपिटल M ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। ये है आपका फाइनल एंगुलर स्पीड, ये देखो ये आपका फाइनल एंगुलर स्पीड। समझ आया कि नहीं आया बताओ? बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है, बस सिस्टम समझो। एक रिंग था, ओमेगा नॉट से घूम रहा था, एक रिंग था, ओमेगा नॉट से घूम रहा था, 2 पॉइंट मास लाके इसके अपोजिट कॉर्नर पे यहां पे ऐसे चिपका दिए मैंने, ऐसे चिपका दिए, तो पूरे सिस्टम का फाइनल एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? तो मैंने जब सिस्टम में चिपकाया तो एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा था 0, एक्सटर्नल टॉर्क यहां पे नहीं लग रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, अ सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 200 kg मीटर स्क्वायर, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट का फॉर्म का बता दिया, I इज इक्वल टू 200 kg मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रेडियस 2 मीटर है, रेडियस 2 मीटर है, सर्कुलर प्लेटफॉर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, रेडियस 2 मीटर इज एट रेस्ट, घूम नहीं रहा, ओमेगा इसका 0 है। 50 kg मैन स्टैंड्स ऑन एज, अब 50 किलो के आदमी को जो एज पे खड़ा है, अब डिस्क एज पे खड़ा है तो पॉइंट मास हो गया, तो आप कह सकते हो क्या कि पॉइंट मैन इज अ पॉइंट मास, हियर मैन इज अ पॉइंट मास। ये आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है।
अगर मैन पॉइंट मास नहीं है तो मैन तो डिस्क पे बैठेगा, कोने में कैसे बैठेगा? अगर ये इतना डिस्क है और तुम कह रहे हो कोने में बैठा है, तो कोने में तभी बैठेगा जब पॉइंट मास जैसा होगा डिस्क के कंपेयर में। तो यहां पे मैन जो है वो आपका पॉइंट मास जैसा है। अब पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं आप mr स्क्वायर, तो मास 50 और रेडियस 2 का होल स्क्वायर मतलब 200, तो ये भी आएगा 200 केजी मीटर स्क्वायर। जितना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही मैन का है। प्लेटफॉर्म एंड बिगिंस टू वॉक along the edge at a speed 1 meter per second with respect to ground. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 1 मीटर पर सेकेंड से घूमना शुरू कर देता है। Then find time taken to complete one revolution. Time taken to complete one revolution. One revolution. एक रिवोल्यूशन पूरा करने में कितना टाइम लेगा। अब सुनो, अभी तक मैन बी रेस्ट, और डिस्क भी रेस्ट पे। तो डिस्क एंगुलर मोमेंटम इनिशियल बोलो 0, मैन का बोलो 0 बराबर। चलिए 0 0 कैसे लिख दिया तुरंत से आपने? तो भाई साहब मैन भी रेस्ट में और डिस्क भी रेस्ट में, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो एंगुलर मोमेंटम 0। अब मैन चलना शुरू कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड से। कितने चलना शुरू किया? 1 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है v बाई आर, मतलब हाफ रेडियन पर सेकेंड। तो ये मैन का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम है, तो आई ही लिखो, I इंटू हाफ रेडियन पर सेकेंड। और जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे ऐसे लिखो दो, रहने दो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन फाइनल प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क फाइनल, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि इनिशियली दोनों का एंगुलर मोमेंटम 0 था और फाइनली दोनों के एंगुलर मोमेंटम का सम 0 होगा। इसका मतलब यह है कि जितने एंगुलर मोमेंटम से मैन चला, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैन फाइनल वाला बराबर एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क फाइनल वाला, क्योंकि एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तभी तो दोनों का सम 0 है। अब फाइनल वाला जो एंगुलर मोमेंटम है मैन का, वो I इंटू हाफ रेडियन पर सेकेंड है, और डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही है इंटू ओमेगा, तो I से I कटेगा, ओमेगा हाफ रेडियन पर सेकेंड होगा। तुम्हें समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? इसको समझ लिखने की इतना जरूरत ही नहीं थी, आपको खुद ही समझना चाहिए था कि मैन भी रेस्ट में और डिस्क भी रेस्ट में, तो नेट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम 0। अब मैन चलना शुरू किया तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम आया, क्योंकि मैन पे डिस्क ने टॉर्क लगाया और मैन ने डिस्क पे टॉर्क लगाया, तो दोनों का एंगुलर मोमेंटम उतना ही आना चाहिए जितना दोनों को जोड़ के 0 होना चाहिए, क्योंकि पहले एंगुलर मोमेंटम 0 था तो बाद में भी 0 रहेगा, और दोनों का मोमेंटम इनर्शिया भी सेम, तो एंगुलर स्पीड डिस्क का और मैन का सेम। अब क्या है कि जैसे ही मैन ऐसे चला हाफ रेडियन पर सेकेंड से मैन चला, तो डिस्क भी इसकी उल्टी डायरेक्शन में चलेगा हाफ रेडियन पर सेकेंड से। तो मैन भी ऐसे चल रहा और डिस्क भी इधर से आ रहा, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको तो आधा ही चक्कर घूमना पड़ेगा, क्योंकि जितने स्पीड से मैन इधर से इधर आया उतने स्पीड से डिस्क भी ऐसे घूमता हुआ इधर से आ जाएगा। डिस्क भी तो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे ना, ये माइनस आएगा ना, जब प्लस है उधर ले जाओगे तो माइनस आएगा ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा माइनस हाफ रेडियन पर सेकेंड। अरे सेम अमाउंट और अपोजिट डायरेक्शन बोला था। और या तुम यहीं पे बैठ के देख रहे हो, मान लो तुम यहीं से बैठ के सिस्टम देख रहे हो, तो ओमेगा रिलेटिव देखो, क्योंकि तुम अपने आप को रेस्ट में मानोगे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में जो इसका ओमेगा होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होने से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड, हाफ रेडियन 1 रेडियन पर सेकेंड। और एक चक्कर घूमने के लिए आपको थीटा रिलेटिव 2 पाई चलना पड़ेगा, तो टाइम इज इक्वल टू होगा थीटा बाई ओमेगा, थीटा 2 पाई बटा ओमेगा, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई सेकेंड। ऐसे इसमें कोई खास बात नहीं, जो समझ ना आए मैं आपको समझा के जाऊंगा, ऐसा नहीं है, छोड़ूंगा नहीं। मान लिया डिस्क है, ये रेस्ट में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 200, रेस्ट में, तो एंगुलर मोमेंटम 0। अरे ओमेगा ही नहीं, ये आदमी है, आदमी भी रेस्ट में, इसका भी नहीं। अब ये चलना शुरू किया इधर, तो आदमी अपने आप से कैसे चलना शुरू किया? तो मैन और डिस्क को अगर मैं सिस्टम मानूं तो दोनों को मिला के पहले एंगुलर मोमेंटम 0 था, तो दोनों के सम का एंगुलर मोमेंटम बाद में भी 0 रहेगा। तो जितना एंगुलर मोमेंटम मैन लेके जाएगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम डिस्क लेके जाएगा। दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम दे दिया, तो दोनों का सेम एंगुलर स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, सेम एंगुलर स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका एंगुलर स्पीड हाफ, तो डिस्क का माइनस हाफ। तो रिलेटिव एंगुलर स्पीड अगर तुम यहीं पे बैठ के देखोगे तो हो जाएंगे 1 रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पे बैठ के देखो तो अपने आप को रेस्ट में मान रहा हूं, ये ऐसे घूम के आ रहा 1 रेडियन पर सेकेंड की रिलेटिव स्पीड से। एक चक्कर पूरा करने के लिए, एक रिवोल्यूशन पूरा करने के लिए आपको चाहिए 2 पाई एंगल घूमना, तो 2 पाई बटा ओमेगा रिलेटिव इज आंसर, 2 पाई ओमेगा रिलेटिव इज आंसर। ठीक है बेटा, तो इतना हमने पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में और एंगुलर मोमेंटम के सवाल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़िया सवाल करेंगे एंगुलर मोमेंटम के, और एग्जाम में कैसे छोटे छोटे सवाल आईटी मेन में पूछे जाते हैं ये भी आपको बताएंगे।
ठीक है बेटा, धन्यवाद।